अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सेल ऑर्गेनेल। और एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसके बारे से आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि इसमें मैं जो कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही बेस्ट और आउटस्टैंडिंग कंटेंट है। आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा, है ना, स्किप नहीं करना है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे आप एमएससी के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सारे जगहों पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का जो टॉपिक है वो क्लियर होने वाला है आज की इस वीडियो लेक्चर पर। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल फीचर्स जो है हम वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। दोनों स्थानों पर, दोनों जगहों पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। इसका काम जो है, मुख्य जो सबसे मेजर काम जो है इसका एनर्जी बनाना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। तो वो एटीपी के फॉर्म पे एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो जनरल फीचर्स में मैंने कुछ कंटेंट, जो स्पेसिफिक कंटेंट है, स्पेसिफिक फीचर्स है, उन्हीं को मैं ऐड किया है। जैसे कि पहला जो है, इट इज़ अ ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल। यह एक ग्रेन्युलर और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी की गई तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले ये जो है फिलामेंटस और धागे जैसा दिखाई देने वाला एक ऑर्गेनेल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो एक पार्टिकल, एक ग्रेन्यूल के रूप में ये दिखाई दिया, जिसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नाम दिया गया। माइटोस का मतलब होता है पार्टिकल, तो वहीं से लिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कोशिका का इसे विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा, एनर्जी बनाई जाती है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और सेल के सारी जगहों पर ये एनर्जी जो है वो यूज़ किया जाता है उनके मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के रूप में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन सेल। तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेटरी सेल्स हैं उन सारी जगहों पर ये जो ऑर्गेनेल है वो मिल जाता है, वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व्ड फर्स्ट टाइम बाय कोलिकर 1850 में। तो सबसे पहले जो है कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने 1850 में सबसे पहले इन्होंने देखा था। और नाम नहीं रखा गया था इस कोलिकर के द्वारा, जो नाम जो है वो बेंडा के द्वारा रखा गया। तो आगे देखते हैं उसको भी। फिर ऑब्जर्व्ड एंड प्रपोज्ड, इसको फिर फ्लेमिंग ने 1882 में फिलिया नाम से इसको बताया, है ना, और प्रपोज किया। इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे से और इसकी जानकारी दी। ठीक है, तो इन्होंने इस पर बहुत काम किया था फ्लेमिंग ने। उसके बाद अल्टमान ने 1890 में जो पार्टिकल दिखाई दी, जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दिखाई दिया, उसे बायोप्लास्ट नाम दिया। फिर आता है जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया आज इस नाम से काफ़ी चर्चित है और इसी नाम से सभी जगहों पर इसे बोला जाता है और यूज़ किया जाता है ना। तो बेंडा, ये आप लोग याद रखेंगे कि जो 1897 पे बेंडा नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, तो ये चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहला नाम जो है, सबसे पहले इसको किसने ऑब्जर्व किया था? कोलिकर ने। तो ये दो नाम इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। वन वर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन सारी चीज़ों में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा इसके अदर नेम क्या है? तो प्लास्टोसोम, प्लाज्मोसोम, वर्मिकुलस, बायोप्लास्ट, कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, तो इत्यादि जो ये सारे जो हैं इसके अनदर नेम्स हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल स्टेनिंग एजेंट इज जीनस ग्रीन बी। तो जैसे कि हम, आपको मालूम है कि जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं उनको अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेनिंग एजेंट के द्वारा उन्हें स्टेन किया जाता है।
तो वैसी माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे जीनस ग्रीन बी से स्टेनिंग किया जाता है। ठीक है, फिर इसका स्थान देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर वितरण होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, हाईली एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो इन सेल वेयर्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज एक्सेसिव, तो उस सेल जहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। जैसे कि जहाँ पर आपके बॉडी में जिस सेल्स पे ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होगी, तो उन सेल्स पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज़्यादा होगी। जैसे कि सीड जर्मिनेशन के समय एम्ब्रायो में है ना जर्मिनेट होगा सीड, तो उसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, क्योंकि रूट और रेडिकल और प्यूम्यूल का फॉर्मेशन होता है जर्मिनेशन के समय सीडलिंग के कंडीशन पे, तो उसको एनर्जी लगता है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एटीपी से आएगी। तो वहाँ पर की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो हाई होगा। उसके अलावा कि जब एग फॉर्मेशन होता है, जब अंडा रहता है, एग रहती है, तो उस एग की जो सेल है वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है वहाँ पर। ठीक है, चलिए ये तो रहा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर साइज देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है उसकी जो लेंथ है वो है 0.3 माइक्रोन से 14 माइक्रोन तक, और उसकी जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक इसकी जो है वो क्या है, डायमीटर है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं शेप। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अलग अलग तरीके की शेप में दिखाई देती है। पहला है फिलामेंटस ग्रेन्युलर क्लब शेप्ड, फिलामेंटस ग्रेन्युलर क्लब शेप्ड। ओके, ठीक है। नंबर तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वह अलग अलग प्रकार की सेल में इनका नंबर जो है वो डिफरेंट टाइप से नंबर है। तो लीवर की सेल में 500 से 1600, तो लीवर की सेल पे माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो 500 से 1600 है। सी अर्चिन की जो एग सेल है उसमें लगभग 1,40,000 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर है। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो काफ़ी कम रहती है। ठीक है, तो मिलती ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं मिलती, लेकिन कम रहेगी, कम अमाउंट पे रहेगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ह्यूमन आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसको मैंने रेड स्टार पे कट लगा दिया है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो मनुष्य की जो रेड ब्लड सेल्स है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इसका खुद का जीनोम होता है, खुद का डीएनए होता है, जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो ये अपने लिए जितने भी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपका क्रेब्स साइकिल चलेंगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा, तो इनसे रिलेटेड जो प्रोटीन्स, एंजाइम है ना, और इन सारी चीज़ों को फैक्टर, ये सारी चीज़ें खुद बनाता है ये, है ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है, इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको जैसा कि मालूम है, सभी को मालूम रहता है कि कोशिका के अंदर में जो सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, है ना, और न्यूक्लियस से लगा हुआ जो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करती है। फिर गोल्जी बॉडी है। फिर प्लांट सेल अगर है तो वैक्यूल्स मिलेगा, है ना। इसके अलावा प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, राइबोसोम मिलेंगे, साइटोस्केलेटन मिलेंगे, और आउटर मोस्ट लेयर जो है उसकी सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर में जो इनर साइड है वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है ना। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको हम इनलार्ज करके यहाँ पर उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ऐसा पता चला कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर थी उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी किया तो उसमें दिखाई देता है कि ये जो है दो मेम्ब्रेन से बनी हुई रहती है। ठीक है, जैसे कि डबल मेम्ब्रेनल जो ऑर्गेनेल है वो सिर्फ 3 है हमारे पास जो कोशिका में जो पाई जाती है। पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट और तीसरा न्यूक्लियस। ऐसे 3 ऑर्गेनेल हैं जो जिनमें डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेनस
ऑर्गेनेल है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसका आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड से ही बना हुआ रहता है, जिसे हम लाइपोप्रोटीन बोलते हैं आगे, और इसके बारे से इंटरनल स्टडी करेंगे इसके लिए। और आउटर मेम्ब्रेन ये हो गया सबसे बाहर की लेयर। अंदर की जो लेयर, जो ये वाली जो लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ही आपस में इनफोल्ड हो जाती है, कहीं कहीं पर इस तरीके से इनफोल्ड उंगली के समान फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। वो है क्या? इनर मेम्ब्रेन, जो इनफोल्ड होकर क्रिस्टी का फॉर्म कर लेती है, ठीक है। अब आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये इस जो स्पेस है यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत से कोएंजाइम, कोफैक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपाउंड जो है, ये सारे पार्टिकल जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी हो गया, आउटर मेम्ब्रेन भी बता दिए। तो इसको बीच का जो जो आपको खाली जगह दिखाई दे रहा है, जो इनर जो बीच की जो स्पेस है आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन की, इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस, जैसा आप बोलना चाहें वैसा बोल सकते हैं, पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहा जाता है, ठीक है। अभी जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्ड हो गई है और क्रिस्टी का फॉर्म कर ली है। इस जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें पाए जाते हैं F1 पार्टिकल। इसे ऑक्सीसोम के भी नाम से जाना जाता है, ऑक्सीसोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। इनका काम क्या है? तो ये दो तरीके से काम करती है। रकर नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने 1967 में F1 पार्टिकल के बारे से बताया, उन्होंने बताया कि ये जो F1 पार्टिकल है ये दो तरीके, इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो दो एंजाइम हो सकते हैं। एटीपेज एंजाइम हो सकता है जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करता है, दूसरा एटीपेज सिंथेज हो सकता है, एटीपी सिंथेज हो सकती है जो एटीपी का फॉर्मेशन करती है। तो इनसे रिलेटेड एंजाइम वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, कहाँ पर? F1 पार्टिकल पे। क्लियर है? उसके बारे से भी आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच का जो भाग दिख रहा है जो आपको, ठीक है, वो पार्ट कहलाता है मैट्रिक्स। वाला भाग कौन सा कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। जो आपको बीच की जो स्पेस दिखाई दे रही है वो पूरी स्पेस क्या है? मैट्रिक्स है। उसे हम इनर चैम्बर के रूप में भी जानते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की जो बीच की स्पेस है, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इसे हम आउटर चैम्बर भी कहते हैं। और जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसे इनर चैम्बर कहा जाता है। मैंने आपको आगे बताया भी है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। तो इसमें इसका खुद का जीनोम, इसका खुद का डीएनए होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसमें इससे क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी जो जीन है, चाहे वो साइटोक्रोम बी ऑक्सीडेज हो, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 हो, है ना, एटीपेज सिंथेज हो, साइटोक्रोम बी हो, NADH हो, ठीक है, कंट्रोल रीजन tRNA rRNA, है ना, DNA पॉलीमरेज। तो इनसे सारे रिलेटेड जो जीन है वो सारे जीन इनकोड रहते हैं कि कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे, ठीक है। तो इनके जीन यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो जब इनका फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो यहाँ पर क्या होता है? जो जीन है वो जब मतलब जो साइकिल चलेगी, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगी, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोटीन रिक्वायर होंगे वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते जाती हैं, ठीक है। तो F1 पार्टिकल हो गया। राइबोसोम, ये राइबोसोम जो है यहाँ पर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अब आते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे से बात करते हैं। तो जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को मैंने और इनलार्ज कर दिया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ही आपस में मुड़कर क्रिस्टी का फॉर्म कर ली है, ठीक है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये वाला जो स्पेस है ये क्या कहलाता है? आउटर चैम्बर बोल सकते हो या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो मोटाई है, उसकी जो थिकनेस है वो 75 एंगस्ट्रॉम है, दोनों की सेम है। उन दोनों के जो बीच में जो स्पेस है वो लगभग 60 से 100 एंगस्ट्रॉम का स्पेस इसमें
मिलता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे मैंने आपको बताया कि F1 पार्टिकल पाए जाती हैं, तो ये F1 पार्टिकल है जो आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और उनके बीच बीच में रेस्पिरेटरी चेन पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये F1 पार्टिकल हो गया और ये रेस्पिरेटरी चेन हो गई। ठीक है, अब इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? मैट्रिक्स वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये आउटर चेम्बर हो गया और ये इनर चेम्बर हो गया, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये F1 पार्टिकल है, अब इसको हम इलाज करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो इनर जो F1 पार्टिकल है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो F1 पार्टिकल है उसकी कुल लंबाई जो है 160 एंगस्ट्रॉम इसकी टोटल लंबाई है, पूरी लंबाई ना। और इसका जो डायमीटर है ये 3 भाग से मिलकर बना हुआ रहता है, हेड, स्टॉक और बेस। तो हेड का जो डायमीटर है वो 80 एंगस्ट्रॉम है और बेस का भी कितना है? 80 एंगस्ट्रॉम है। और जो स्टॉक है उसकी 3 एंगस्ट्रॉम उसकी जो है डायमीटर है स्टॉक का। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी? 160 एंगस्ट्रॉम हो गई। तो दो F1 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो आपके क्रिस्टल मेम्ब्रेन जिसे हम बोल सकते हैं या फिर इनर मेम्ब्रेन, तो वहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं? F1 पार्टिकल, ऑक्सीसोम। तो दो ऑक्सीसोम के बीच की जो डिफरेंस है वो कितनी होगी? 100 एंगस्ट्रॉम। ये चलिए तो देख रहे थे F1 पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहते हैं। तो जो F1 पार्टिकल है जिसे हम ऑक्सीसोम कह रहे हैं, इसका कंपोजिशन क्या है कि इसका जो संगठन वो किस से मिलकर बना हुआ है? तो प्रोटीन, कॉर्टेक्स और फॉस्फोलिपिड से इसका जो है कंपोजिशन होता है। क्लियर है? ठीक है, तो वही चीज आ गया फिर से। रकर ने 1967 पे बताया था F1 पार्टिकल जो है उसमें एटीपेज या फिर एटीपेज सिंथेसिस एंजाइम जो है वो प्रेजेंट रहते हैं F1 पार्टिकल में, जो रिलेटेड होते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन से। क्लियर है? इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि जो आप फूड इंटेक करते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनका ऑक्सीडेशन करना और आपको एनर्जी देना, बस इनका यही काम है। ठीक है ना, तो फूड का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? ठीक है, अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। तो इसका फंक्शन तो जो है वो बहुत, अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लें तो जल्दी से कंप्लीट हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा बड़े रूप में पढ़ना है ताकि वो MSc वाले भी लिख सके, BSc वाले भी लिख सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसको याद रखा जा सके। तो ग्लाइकोलाइसिस जो इसका फंक्शन है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ATP ट्रांसपोर्ट और लिपिड सिंथेसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस आपको मालूम है कि बॉडी के अंदर आपको एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले आपको फूड इंटेक करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? ये फूड है, फूड को क्या करेंगे? इंटेक करेंगे। फूड को इंटेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगी। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज जो है वो चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। ठीक है, और क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, ये कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है? तो पायरुविक एसिड, अब 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे? ये चले जाते हैं कहाँ पर? अब ये एक लिंकर बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, अब यही है एसिटिल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म पे चल रही होती है और ये एसिटिल कोएंजाइम फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये एसिटिल कोएंजाइम जो है ये कहाँ चला जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसके अंदर का मैट्रिक्स वाला पार्ट है। क्लियर? अब ये एसिटिल कोएंजाइम कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में सटल सिस्टम के थ्रू ये जाता है। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, सटल सिस्टम पढ़ेंगे तो एसिटिल कोएंजाइम कहाँ एंटर किया? माइटोकॉन्ड्रियल की मैट्रिक्स में एंटर करता है। अब यहाँ पर चलेगा क्रेब्स साइकिल, आपको मालूम है। ठीक है,
क्रेब्स साइकिल यहाँ पर चलेगा। एसिटिल कोएंजाइम जो है 2 कार्बन वाला है और 4 कार्बन वाला ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये दोनों मिलकर जो है 2 कार्बन और 4 कार्बन वाला मिलकर 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनाते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो क्रेब्स साइकिल चलेगी तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्रेब्स साइकिल। तो आपको वहाँ पर एनर्जी बनेगा NADH, FADH और ATP फॉर्म होगी, ठीक है ना। तो ये सारी एनर्जी कहाँ पे बनेगी, क्रेब्स साइकिल पे चलेगी, क्रेब्स साइकिल पे। और ये एनर्जी अब ये कहाँ चली जाएंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने के लिए चली जाएंगे, ठीक है। इनका यूज जो है अब वो क्या करेंगे, इनका ब्रेक डाउन होगा, इनका ऑक्सीडेशन होगा और ATP का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगी, ठीक है। तो वहां पर क्या बनेंगे, 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज होकर एक ATP का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है, 3 हाइड्रोजन आयन जो है वो आपस में फ्यूज होकर ATP का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से ATP बनेंगे। तो ये जो ATP का ट्रांसपोर्ट है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये चलता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर चलता है, ठीक है। और साथ ही इसका जो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है लिपिड सिंथेसिस। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको बता चुका हूँ कि सीड जर्मिनेशन के समय ये बहुत सारे फैट्स को स्टोर करके रखे रहती है, जिनका ब्रेक डाउन करती है, लिपिड को स्टोर करके रखे रहती है और इनका ब्रेक डाउन करके एनर्जी फॉर्म करते रहती है। तो लिपिड सिंथेसिस का भी ये काम करती है माइटोकॉन्ड्रिया। ATP ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और ग्लाइकोलाइसिस, इनका जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम पूरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ATP ट्रांसपोर्ट, मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एक रिलेटेड वीडियो और आगे बनाऊंगा जो आपके सिलेबस में है ना, और अगली सेमेस्टर में वो काम भी आएगा। तो यहाँ तक आप ओवरऑल समझ लीजिए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके क्वेश्चन आता है आपका तो पूरा बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जनरल फीचर्स के बारे में बताया वो बताना है, फिर हिस्ट्री बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, फिर शेप, साइज, है ना। उसके बाद फिर आपको उसका नंबर बताएंगे, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर इंटरनल मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में स्ट्रक्चर बनाइए, बताइए कि ये क्रिस्टी है ना। और क्रिस्टियल मेम्ब्रेन में जो है F1 पार्टिकल और रेस्पिरेटरी चेन होते हैं, इनकी थिकनेस इतनी होती है, इनकी डायमीटर। यहाँ पे जो F1 पार्टिकल है उनका साइज जो है इस प्रकार से। फिर उनके फंक्शन को डील करिए। तो जो फंक्शन है ग्लाइकोलाइसिस में आपको बता दिया, इसका काम है फूड का ऑक्सीडेशन करना, फूड को ब्रेक करना। तो फूड जो आप खाएंगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पायरुविक एसिड में ब्रेक होगा, तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। अब पायरुविक एसिड और एसिटिल कोएंजाइम ये दोनों में मिलकर पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा और क्रेब्स साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये दोनों मिलकर साइट्रिक एसिड का फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो वहाँ पर आपको एनर्जी बनेगा NADH, FADH2, ATP। तो ये सारे यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा और ATP का फॉर्मेशन होगा, ATP सिंथेस से ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ऊर्जा वो जो है वो प्राप्त की जाती है। और फिर वो जो ऊर्जा ATP बनेगी तो जिस सेल में जहाँ पर उनका नंबर, जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर होगी वहाँ पर वो ATP चला जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के थ्रू ये जो है चले जाते हैं। तो फ्लोएम के थ्रू जो है वो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट जो है, ये सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल है, जो इनका जो ग्लूकोज फॉर्म होगा, फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट, है ना, वो फ्लोएम के थ्रू आता है और ब्लड में, ह्यूमन में ब्लड के थ्रू ये जाता है, ठीक है। तो इनका ट्रांसपोर्ट याद रखेंगे। ओके, तो थैंक यू, आप लोगों ने पूरा वीडियो को अंत तक देखा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो ये टॉपिक है ये पूरी अच्छी से समझ में आ गई होगी और आप इसे एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आएंगे। ऑल द बेस्ट।